हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच वीकली करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर और देखने जानने की कोशिश करते हैं। ये जो वीडियो है एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बैंक स्टेट फॉर ऑल अदर गवर्नमेंट स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल में अंत तक बने रहें। और इसी के साथ चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आपका पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है। तो जो है ये जो है 21 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। देखिए इसके मनाने का थीम क्या है, विषय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए 21 फरवरी 2021 को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 का विषय रखा गया था फास्टरिंग मल्टीग्यूलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी रखा गया था। ठीक है, इसका विषय ये रखा गया था। देखिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस को मनाने की घोषणा की थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2015 में इसे मातृभाषा दिवस के रूप में हर साल मनाने की घोषणा की। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने कब घोषणा की? 2015 में घोषणा की। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट बोले कि प्रश्न की ओर। आपका यहाँ से अगला प्रश्न बनता है कि 2021 का मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जो है के मनन ने जीता है। ये जो दिख रहे हैं यही है के मनन। इन्हीं ने 2021 का जो है मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट पुरस्कार जीता है। देखिए इन्हें किस उपलक्ष्य में दिया गया है, यह क्या है कि इन्हें जो है 2021 का मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए भारतीय फिल्म अभिनेता के मनन, ये जो है एक भारतीय अभिनेता है। ठीक है, फिल्म अभिनेता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2021 के मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट का खिताब दिया गया है। किन्हें? के मनन को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के अलावा के मनन ने अपने विशाल करियर में बहुत से पुरस्कार जीते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट फिल्म तान्हाजी और बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार और बेस्ट अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को चुनी गई थी। ठीक है, तो देखिए फिल्म में बात किया जाए तो तान्हाजी एक फिल्म आया था। ठीक है, उसमें बेस्ट अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल बेस्ट अवार्ड के लिए चुना गया है तान्हाजी। और बेस्ट एक्टर में अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो वो जो अक्षय कुमार को चुना गया है, और बेस्ट अभिनेत्री की बात किया जाए तो वो दीपिका पादुकोण को चुना गया है इस अवार्ड को देने के लिए। इसके साथ आपका अगला प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए इसमें अगला प्रश्न बनता है कि चेन्नई में कौन सी कंपनी करेगी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण। तो देखिए अमेजन कंपनी जो है वो चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का निर्माण करेगी। ठीक है, ये जो है अमेजन जो है ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने भारत के चेन्नई शहर में कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये अमेजन जो है एक ऑनलाइन ई कमर्शियल कंपनी है। ठीक है, जिसमें चेन्नई ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की घोषणा का निर्माण किया है। ठीक है, उत्पादों का निर्माण करने की घोषणा की है। अमेजन कंपनी भारत में अमेजन फायर टीवी स्टिक का निर्माण कार्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत इस प्लांट में करेगी। अमेजन चेन्नई में फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रयास शुरू करेगी। इस साल भारत के अंत में उत्पादन जो है शुरू करेगी। ठीक है, तो ये जो है अमेजोन जो है एक ई कमर्शियल ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि चौथा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम महिला ओपन का खिताब कौन जीती है? तो वो जो है नाओमी ओसाका। कौन बनी है? नाओमी ओसाका। जो ये दिख रही है यही है, नाओमी ओसाका है। ठीक है, जिन्होंने चौथा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम महिला ओपन का खिताब जीता है। देखिए जापान की नाओमी ओसाका ने, ये कहाँ की है? जापान की है, ने जेनिफर ब्रैंडी को हराकर चौथा ग्रैंड स्लैम नाओमी ओसाका ने वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में यूएसए ओपन में ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम दर्ज किया है। ठीक है, तो ये 2019 में भी और 2020 में भी ये किताब अपने नाम दर्ज किया है। उन्होंने मेलबर्न में 6-4 से 6-3 से जेनिफर ब्रैडी को हराकर यह किताब अपने नाम किया है। ठीक है, मेलबर्न में आयोजित इस ऑस्ट्रेलियाई ओपन किताब की जीत के बाद यह उनका दूसरा किताब है। ठीक है, तो ये मेलबर्न में जीती थी और ये अब जीती है, तो ये इसका दूसरा किताब है। ठीक है, ये लेकर 2 बार ये जीत चुकी हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। देखिए 20 फरवरी को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मिजोरम अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी को मिजोरम राज्य को 1987 में भारतीय संविधान के 50वां संशोधन के तहत भारत का 23वां राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजवाल है। ठीक है, और मिजोरम की जो वर्तमान गवर्नर है वो है PS श्रीधरन। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो है जोरम थंगा। कौन है? जोरम थंगा। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना किया गया था भारतीय संविधान 50वें संशोधन के तहत। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन जीती है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड 2020? तो ये जो है रितिका चोपड़ा ने जीती है। ये जो दिख रही है यही है रितिका चोपड़ा, जो 2020 के इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड जीती है। देखिए रितिका चोपड़ा ने इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। यह पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ठीक है, रितिका चोपड़ा जो है एक मोस्ट वैल्यूएबल, जो क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छी पत्रकारिता है। ठीक है, दीपिका चोपड़ा को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज पर उनकी कहानियों के लिए यह जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है, एक ट्रॉफी दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, किसमें? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अवार्ड में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, तो वो जो है मनिका बात्रा जो है ये 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो ये जो दिख रही है यही है मनिका बात्रा।
देखिए 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब मनिका बत्रा ने जीती है। वह भारत के शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये शीर्ष श्रेणी पे ये जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा ने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप रिथ रिसिया को 4-2 से हराकर अपने नाम दर्ज की है। वर्ष 2015 में उन्होंने पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। यह राष्ट्रीय खिताब उनका दूसरा है। तो ये पहली बार कब जीती थी? 2015 में जीती थी। ठीक है, और ये जो है इनका दूसरा खिताब है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि हाल ही में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो जो है 20 फरवरी को मनाया गया है। इसका थीम क्या रखा गया था? तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जान लेते हैं। तो 20 फरवरी को हर साल विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस के जो दिवस 2021 का विषय जो था वो था ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी रखा गया था। ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया था? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो गरीबी, दुष्कर्म, लैंगिक समानता, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को बढ़ावा देना और उनसे निपटने की क्षमता को पहचानना रखा गया था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और इसके महानिदेशक जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वो है गाय राइडर। और इसके श्रम संगठन के स्थापना जो हुई थी वो 1919 में की गई थी। ठीक है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता, किस सरकार ने जारी किया माँ समलेश्वरी तीर्थ के लिए 200 करोड़ रुपए का विकास पैकेज? ठीक है, तो ये जो है उड़ीसा सरकार ने, किसने? उड़ीसा सरकार ने जो है ये माँ समलेश्वरी तीर्थ के लिए 200 करोड़ रुपए का विकास पैकेज विकसित किया है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है यही है, कौन? माँ समलेश्वरी जो है मंदिर यही है। ठीक है, आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा राज्य के सरकार ने माँ समलेश्वरी तीर्थ के लिए कितना? 200 करोड़ रुपए का विकास राहत पैकेज की घोषणा की है। यह जो है समलाई परियोजना यानी कि समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पहल के तहत 12 एकड़ के मंदिर परिसर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है इसका कितने एकड़ में? 12 एकड़ में इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस विकास परियोजना में पश्चिम उड़ीसा के पीठासीन देवता माँ समलेश्वरी की 16वीं शताब्दी में के मंदिर के आसपास की 108 एकड़ भूमि का विकास शामिल किया गया है। तो इसमें इसके आसपास के कितने? 108 एकड़ की भूमि का विकास शामिल किया गया है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है, उड़ीसा सरकार ने। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि किसने लिखी एन.टी. रामाराव पर आधारित जीवनी? तो देखिए इस जीवनी पुस्तक का नाम रखा गया है मावरिक मसीहा। ठीक है, मावरिक मसीहा रखा गया। ठीक है, तो इसकी जो इसको जो जिन्होंने लिखा उनका नाम है रमेश कंडूला। ठीक है, रमेश कंडूला। ठीक है, देखिए लेखक रमेश कंडूला ने आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव पर आधारित जीवनी मावरिक मसीहा लिखी है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक लिखी गई है यहाँ के आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, एन.टी. रामाराव, उन्हीं पे आधारित इनकी जीवनी है। ठीक है, जिन्होंने लिखी है रमेश कंडूला ने, और ये जो है इस जीवनी का नाम रखा है मावरिक मसीहा।
ठीक है। मौलिक मसीहा राजनीतिक जीवनी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। और इसका जो इस पुस्तक के विमोचन जो किए हैं वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक है। एन टी रामाराव को वैकल्पिक राजनीति के शीर्ष अग्रदूतों के रूप में स्थान दिया गया था। ठीक है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर जो है वो विश्व भूषण हरिश्चंद्र है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। और यहाँ की राजधानी जो है वो अमरावती है, विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है और करनूल है। तो आंध्र प्रदेश के चार राजधानियां हैं। कौन कौन? अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और करनूल। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है। तो ये भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि 4 दिवसीय ऑनलाइन खिलौना मेला किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश राज्य ने 27 फरवरी को 4 दिवसीय खिलौना मेला ऑनलाइन आयोजित करने की घोषणा की है। इस 4 दिवसीय खिलौना मेला का मुख्य उद्देश्य जो है देश भर के खिलौना कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? तो देश भर के जितने भी खिलौना कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करना है, सम्मानित करना है। ठीक है। उनको बढ़ावा देना है। इस 4 दिवसीय ऑनलाइन खिलौना मेला का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार द इंडियन टॉय फेयर 2021 का आयोजन करा रही है। ठीक है। तो ये जो है ये एक आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है भारत सरकार द इंडियन टॉय फेयर 2021 का आयोजन करा रही है। ठीक है। बात कर लें कि मध्य प्रदेश की राजधानी, तो इसकी राजधानी जो है वो भोपाल है। ठीक है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि किस शहर में स्थापित किया गया ट्रांसजेंडर की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क? ठीक है। तो किस राज्य में? हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हैदराबाद शहर में साइबराबाद पुलिस द्वारा ट्रांसजेंडर की शिकायतों के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया गया है। देश भर में ट्रांसफर लोगों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के उद्देश्य से हैदराबाद शहर में इस ट्रांसजेंडर डेस्क को स्थापित करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश भर में ट्रांसफर लोगों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए जो है ये जो है अभियान चालू किया गया है। ठीक है। देखिए तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है और तेलंगाना राज्य के वर्तमान गवर्नर जो है वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है। कौन है? सौंदरराजन। ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। ठीक है। कौन? के चंद्रशेखर राव। देखिए यहाँ पे होगा तमिलसाई साउंडराजन होगा। ठीक है। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, साउंडराजन होगा। ठीक है। तमिलसी साउंडराजन यहाँ के कौन है? तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर है और यहाँ के मुख्यमंत्री तो है के चंद्रशेखर राव। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न है कि किसके नाम पर रखा जाएगा देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम? तो वो जो है बिरसा मुंडा।
ये जो स्टेडियम दिख रहा है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जो कि बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, सॉरी विश्व का नहीं, देश का, यानी कि भारत देश का सबसे बड़ा जो है हॉकी स्टेडियम है, जिन्हें बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा इस स्टेडियम का नाम। ठीक है, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम जो है एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। तो देखिए बिरसा मुंडा जो थे एक आदिवासी थे, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ये इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। देश के सबसे बड़े मुख्य स्टेडियम का नाम जो है बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। वर्ष 1928 में मुंडा ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया था और देश को 8 स्वर्ण पदक जिताए थे। ठीक है, उड़ीसा राज्य वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप को आयोजित कराएगा। ठीक है, तो ये कप 2023 में आयोजित कराएगा। तो इस स्टेडियम का जो है बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, जो कि देश का सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का बनाया गया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर? तो जो है चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्थापित किया गया है भारत का सबसे ऊंचा एवं प्यूरीफायर फिल्टर। ठीक है, सबसे ऊंचा प्यूरीफायर कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, जो कि एक जो है चंडीगढ़ जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर प्यूरीफायर फिल्टर की कुल जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो ये जो 24 मीटर यानी कि 8 मंजिल इमारत जितनी होगी। ठीक है, जिस पर चंडीगढ़ राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए लगाई है। इस पे कितना रुपए लगा है? 4 करोड़। इस एयर प्यूरीफायर फिल्टर को पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इंस्टॉल किया गया है, जिसमें 18 फुट की नोजल 500 मीटर दूरी की हवा को खींचने में सक्षम होगा। ठीक है, तो ये इसकी जो विशेषता है वो 18 फुट की नोजल 500 मीटर दूरी की हवा को खींचने की ये क्षमता रखेगा। तो यही जो दिख रहा है यही है प्यूरीफायर फिल्टर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने विकसित किया भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर? ठीक है, तो ये जो है हैक जो है ये स्थापित किया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर में UVC GI प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। स्टेथोस्कोप 5 मिनट में निष्फल किया जा सकता है। ठीक है, निष्फल किया जा सकता है कितने मिनट में? 5 मिनट में। स्टेथोस्कोप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे दीवार पर भी डेस्क पर भी लगाया जा सकता है। यह पूर्ण रूप से पोर्टेबल है। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से क्या है? पोर्टेबल है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रखी गई भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव? तो जो है असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में रखी गई है। देखिए असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है असम के? तो सर्बानंद सोनोवाल है। ने असम राज्य के दर्रार जिले में पूर्व, तो किस जिले में इस विद्यालय का? दर्रार जिले में पूर्व भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय को 12 विषय में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जो है विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे 12 विषयों में 10,000 से भी अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है कि शिक्षित किया जाएगा। इसका यही मुख्य उद्देश्य है।
इस अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय को 10,000 रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, इंग्लैंड, इजराइल जैसे देशों के साथ समझौता हुआ है। तो ऐसे देश, इन सभी देशों के साथ भी ये जो इसे बनाने के लिए इसे समझौता किया गया है। ठीक, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य इस साल करेगा दूसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी? तो वो जो है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। देखिए, कर्नाटक राज्य ने इस साल के अंत में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की है। इस खेलों का आयोजन जो है भारतीय यूनिवर्सिटी संघ के साथ भागीदारी में बेंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य स्थलों पर किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला चरण जो है फरवरी 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला चरण कब किया गया था? फरवरी 2020 में जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? कर्नाटक। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने जारी की पुलवामा शहीदों पर पहली वेब सीरीज और ऑडियो वीडियो बुक? ठीक है, तो ये जो है विवेक भट्ट जो है वो जारी किए हैं पुलवामा शहीदों पर पहली वेब सीरीज और ऑडियो वीडियो बुक। तो यही जो है ये कौन है? विवेक भट्ट जो है जो जिन्होंने पुलवामा शहीदों पर पहली वेब सीरीज जो है ऑडियो वीडियो बुक लॉन्च की है। देखिए, वर्ष 2019 में 14 फरवरी को, ठीक है, जिस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसी दिन, ठीक है, कोई भी ये नहीं मनाता है कि उस दिन बहुत से हमारे जवान मारे गए थे। सब कोई भागा रहता है कि उस दिन वैलेंटाइन डे है। ठीक है, ये कोई नहीं सोचता है कि उस दिन पुलवामा हमला भी हुआ था। तो देखिए, वर्ष 2019 में 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जो है 55 वीर बहादुरों के जीवन पर विवेक भट्ट ने देश की पहली वेब सीरीज और ऑडियो वीडियो बुक जारी किया है। तो देखिए, इस बुक का नाम जो है वो ऑडियो वीडियो है। ठीक है, भारत की पहली ऑडियो वीडियो बुक शहादत का शौर्य का विमोचन CRPF के प्रमुख DGP माहेश्वरी ने किया है। तो ये जो दिख रहे हैं ये DGP जो है ये इनका नाम है माहेश्वरी। विवेक भट्ट OTT इंडिया टीवी के CEO और फाउंडर भी हैं। यह ऑडियो वीडियो बुक 300 घंटे के वेब सीरीज है। ठीक है, तो ये जो ऑडियो वीडियो जो है ये 300 घंटे की सीरीज है। ठीक है, जिनका जिसे जो है ये विवेक भट्ट ने लिखा है, बनाया है, ये सीरीज चालू किया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन बनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष? तो वो जो है महबूबा मुफ्ती। ठीक है, महबूबा मुफ्ती को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो यही जो है महबूबा मुफ्ती हैं। देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद पर महबूबा मुफ्ती को नियुक्त किया गया है। वह 5वीं बार लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष बनी है। तो ये लगातार 5वीं बार बनी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष। महबूबा मुफ्ती अगले 3 साल के लिए पीपल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगी, जिनका कार्यकाल जो है 22 फरवरी 2021 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक रहेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू और श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो
तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने जीता विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार 2021? तो ये जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार 2021 जीता है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार में मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक कल्याण कुमार को एचआर चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया है। ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके बैंक की जो वर्तमान सीईओ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ जो है वो राजकिरण राय हैं। यूनियन, ठीक है, राजकिरण राय है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1919 में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1919 में। देखिए, तो ये जो पुरस्कार है वो कौन सा बैंक जीती है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विकसित किया जाएगा 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित किया जाएगा क्या चीज़? 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, ये जो दिख रहे हैं यही है आदित्यनाथ योगी, ने 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे को विकसित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2021 से 22 के बजट में जेवर हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। उन्होंने अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने की भी औपचारिक घोषणा की है। ठीक है। तो यहाँ के निर्माणाधीन जो हवाई अड्डा है अयोध्या में, उसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। कौन? आदित्यनाथ योगी ने। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2021 से 22 में भारत की जीडीपी 11.2% रहने का अनुमान किसने लगाया है? तो वो जो है एचएसबीसी ने अनुमान लगाया है। ठीक है। तो देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एचएसबीसी ने वर्ष 2021 से 22 में भारत की जीडीपी 11.2% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020 में एचएसबीसी ने यह अनुमान 9% रखा था। 2020 में कितना रखा था? 9%, जिसे बढ़ाकर अब उन्होंने 11.2% कर दिया है। और एचएसबीसी ने वर्ष 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान जो है 6.3% रखा था। ठीक है। एचएसबीसी का मुख्यालय जो है वो है लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में। और इसके एचएसबीसी के जो संस्थापक हैं वो थॉमस सदरलैंड है। कौन है? सदरलैंड है, थॉमस सदरलैंड। और एचएसबीसी के वर्तमान जो सीईओ है वो है नोएल क्वीन। कौन? नोएल क्वीन है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में आयोजित किया जाएगा 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021? ठीक है। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 लॉन्च किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021
का आयोजन शुरू होगा। ठीक है, इस उत्सव का आयोजन जो है संस्कृत विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक, इस संस्कृति महोत्सव को हर साल जो है छतरपुर जिले में खजुराहो के शानदार शहर में आयोजित कराया जाता है। तो ये कहाँ पे कराया जाता है? तो छतरपुर जिले के खजुराहो में ये जो है कराया जाता है, हर साल आयोजित कराया जाता है। क्या चीज़? खजुराहो नृत्य महोत्सव। ठीक है, तो ये जो है ये 47वां है जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे दिया गया महाकवि कुंजना नबियार पुरस्कार 2021? तो ये जो है प्रभा वर्मा को जो है कुंजना नबियार पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंजना नबियाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। महाकवि कुंजना नबियाल पुरस्कार के तहत जो है 25,100 की राशि और प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना जो है कुंजना नबियार स्मृति ट्रस्ट द्वारा की गई थी। कुंजना नबियार स्मृति ट्रस्ट 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कलाकार नबियार की विरासत को बनाए रखने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, तो इनके विरासत को बनाए रखने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 2021 का पुरस्कार किन्हें दिया गया? प्रभा वर्मा को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला कि किस राज्य के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है? तो किस राज्य के? मध्य प्रदेश राज्य के। मध्य प्रदेश राज्य के एक होशंगाबाद नाम का जो है शहर है, उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराजन चौहान। ठीक है, शिवराजन सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराजन सिंह चौहान ने राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की औपचारिक घोषणा की है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य की जीवन रेखा है, जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा है, जिसके वजह से इसका नाम होशंगाबाद बदलकर नर्मदापुरम रखा जाने की घोषणा किया गया है। और ये भारत का 5वीं सबसे बड़ी नदी है। होशंगाबाद का नाम जो है हमलावर होशांग शाह के नाम पर रखा गया था। ठीक है, जिसे अब माँ नर्मदा के नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो शिवराजन सिंह चौहान है। ठीक है, तो होशंगाबाद किसके नाम पे था? यहाँ के हमलावर जो होशंगाबाद पे हमला किया था उसी के नाम पर रखा गया होशंगाबाद। ठीक है, जिसका नाम था होशांग शाह। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने लॉन्च किया टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास? तो वो जो है इजराइल देश ने। किस देश ने? इजराइल देश ने लॉन्च किया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए, इजराइल देश में टीकाकरण प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च करने की औपचारिक घोषणा की है। ठीक है, ग्रीन पास प्रमाण पत्र लोगों को देश में स्विमिंग पूल, होटल, मनोरंजन स्थल, जिम और खेलों को देखने में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है।
ठीक है। इजराइल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू है, और या इस देश की जो राजधानी है वो है यरूशलम। ठीक है। इजराइल देश का मुद्रा जो है शेकेल है। ठीक है, तो शेकेल है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल देश ने। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें अगला प्रश्न है कि किसने चेन्नई में कमीशन किया ICGS-C 453 नाम से इंटरसेप्ट बोट? तो वो जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कौन? इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है चेन्नई में कमीशन किया ICGS-C 453 नाम से इंटरसेप्ट बोट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोस्ट गार्ड ने ICGS-C 453 नामक शिप को इंडिया कोस्ट गार्डशिप ICG को चेन्नई यानी कि तमिलनाडु कमीशन किया है। ठीक है। इस नाव को लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि 17वीं इंटरसेप्टी नाव है। ये कितनी है? 17वीं। इस इंटरसेप्टर नाव की कुल लंबाई जो है 27.80 मीटर है, और इसका कुल वजन जो है 105 टन है। ICGS-C 453 इंटरसेप्टी नाव की अधिकतम गति जो है 45 समुद्री मील यानी कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो इस नाव की जो है ये रफ्तार जो है वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि कौन बने नौसेना ईस्टर्न फ्लाइट के कमांडिंग ऑफिसर? तो जो है रिया एडमिरल तरुण सोबती जो बने हैं वो नौसेना ईस्टर्न फ्लाइट के कमांडिंग ऑफिसर बने हैं। ये जो दिख रहे हैं यही हैं। ठीक है। पूर्वी नौसेना कमान के एस्वार्ड आर्म की नौसेना कमान विशाखापट्टनम के ईस्टर्न फ्लीट के कमांडिंग अफसर के पद पर रियर एडमिरल तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। ईस्टर्न फ्लीट भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसेना बेड़ा है। वहीं रियर एडमिरल तरुण सोबती पूर्व विशाखापट्टनम नौसेना कमान के एडमिरल संजय वात्स्यायन की जगह लेंगे। तो ये किसके जगह पे नियुक्त किए गए हैं? संजय वात्स्यायन। रियल एडमिरल तरुण सोबती ने 21 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। वह नेविगेशन डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। तो ये जो है नेविगेशन डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। किस शहर के एयरपोर्ट बना उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो ये जो है वो कुशीनगर बना है। ठीक है। तो कुशीनगर जो है ये तीसरा लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है कुशीनगर। ठीक है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को राज्य का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। कुशीनगर हवाई अड्डे का नाम कुशीनगर शहर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के आधार पर रखा गया था। कुशीनगर हवाई अड्डे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और बुद्ध सर्किट पर यात्रा को सुविधाजनक बनाने में राज्य सरकार की मदद करेगा। ठीक है। तो ये जो तीसरा हवाई लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है वो कुशीनगर में बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन बने जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष? तो वो जो है अनिल कुमार जो है वो जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं।
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिंदल पावर लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार झा को नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार झा इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन के पद पर नियुक्त थे। अनिल कुमार झा को खनन क्षेत्र में योजना उत्पादन प्रबंधन, निगरानी निदेशक और भूमिगत खानों के निर्यात का 3 दशकों का अनुभव है। जिंदगी कंपनी के फाउंडर कौन है? तो जो है ओम प्रकाश जिंदल। और जिंदल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। जिंदल कंपनी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस एक्टर को दिया गया 2021 का क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड का खिताब? तो जो है सुशांत सिंह राजपूत को। ये जो दिख रहे हैं यही है सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें दिया गया है 2021 का क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जो है 2021 में भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जो है 2021 में बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब जो है वो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। बेस्ट एक्टर जो है वो अक्षय कुमार को दिया गया, और बेस्ट फिल्म को बात की जाए तो वो जो है वो तानाजी को नामित किया गया है। वहीं बेस्ट वेब सीरीज एक्टर बीबी देओल, बेस्ट वेब सीरीज एक्टर सुष्मिता सेना, और बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992 और बेस्ट डायरेक्टर अनुराग वसु को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2021 का क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किसने जीता 2020 का शब्द निष्ठता सम्मान? तो जो है डॉक्टर आशा शर्मा। कौन? डॉक्टर आशा शर्मा ने जीता है। ये जो दिख रहे हैं यही है डॉक्टर आशा शर्मा। वरिष्ठ साहित्यकार एवं समीक्षक डॉक्टर आशा शर्मा को आचार्य रत्न लाल विधानुम स्मृति अखिल भारतीय समीक्षा प्रतियोगिता में शब्द निष्ठा सम्मान 2021 से 20 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आशा शर्मा को शब्द निष्ठा सम्मान 2020 के तहत 5500 रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र उपहार स्वरूप दिया गया है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। आपका अगला प्रश्न है कि कब मनाई गई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ? तो मुझे 24 फरवरी को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 24 फरवरी को। देखिए 24 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना ने अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई है। वर्ष 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक समारोह के तहत इस योजना को लॉन्च किया था। तो ये कब किए थे? 2019 में। और कहाँ किए थे? गोरखपुर में इसका लॉन्च किया था, इस योजना का लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये की राशि को 2,000 रुपये की 3 किस्त में 2 हेक्टेयर से कम तक कृषि योग्य भूमि धारकों के बैंक खातों में केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाई जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना देश भर के सभी भूमिहीन किसानों की आय में सहायता के उद्देश्य से शुरू की जाएगी। तो प्रत्येक किसान के खाते में कितने? 6,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में जो है 2 हेक्टेयर से कम तक की कृषि योग्य भूमि धारकों को बैंक के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र?
तो वो जो है लद्दाख। लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र खोला गया है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोक सेवा आयोग के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उम्मीदवार के लिए लेह में, तो देखिए लद्दाख के कहाँ, लेह में सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया केंद्र खोला गया है। इस साल 27 जून को होने वाले प्रारंभिक परीक्षा इस केंद्र में आयोजित कराई जाएगी। 27 जून को सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित कराने वाले यह देश का 73वां केंद्र होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से कम 800 उम्मीदवारों को केंद्र में प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने की उम्मीद संघ लोक सेवा आयोग ने लगाई है। ठीक है, तो ये जो कहाँ पे खोला गया है सिविल सेवा परीक्षा का नया केंद्र, तो लद्दाख के कहाँ से, लेह में। ठीक है, और लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि किस शहर में खुला दुनिया के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, तो वो जो है अहमदाबाद में। कहाँ पे, अहमदाबाद में। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अहमदाबाद शहर में किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। मोटेरा स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जल्द ही शुरू होगा। मोटेरा स्टेडियम में 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं पहली बार इस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच डे नाइट गुलाबी गेंद टेस्ट मैच आयोजित कराने वाला यह पहला स्टेडियम भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डे नाइट जो है गुलाबी गेंद टेस्ट मैच आयोजित कराने वाला यह जो है पहला स्टेडियम भी बनेगा। तो सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है, अहमदाबाद में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि कौन बनी अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला, तो जो है जस्मिन हैरिसन। कौन बनी है, जस्मिन हैरिसन। ये जो दिख रही है यही है जस्मिन हैरिसन। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे युवी महिला है। देखिए ये जो है ये इंग्लैंड की महिला जस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 21 वर्षीय जैस्मिन ने 2020 तालिस्कर विस्की अटलांटिक चैलेंज में अटलांटिक अभियान के अंतर्गत तो शीर्ष स्थान हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। जैस्मिन हैरिस ने 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में अटलांटिक महासागर की पार 300 मील की यात्रा की है। हैरिसन ने कैनरी द्वीप से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ये कहाँ से अपना यात्रा शुरू की थी, कैनरी द्वीप से अपना यात्रा शुरू की थी। और अटलांटिक महासागर को जो है उन्होंने 70 दिन 30 घंटे और 48 मिनट में पार की है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि किसे सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार। ठीक है, तो वो जो है अंजलि भारद्वाज को, किसे, अंजलि भारद्वाज को, यही है अंजलि भारद्वाज जिसे सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार। ठीक है, आइए इनके इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं। जो बाइडेन प्रशासन ने भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित की घोषणा की है। कौन, जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने घोषणा किया है अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार देने की। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस
पुरस्कार के लिए कुल 12 व्यक्तियों को चुना गया है, जिसमें से अंजलि भारद्वाज एक है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है। अपने 48 वर्षीय उम्र में उन्होंने भारत में सूचना के अधिकार में एक सक्रिय सदस्य के रूप में अहम योगदान दिया है। ठीक है, तो किन्हें चुना गया है? अंजलि भारद्वाज को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन बने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष? तो वो जो है विजय शांपला। कौन बने हैं? विजय शांपला। ये जो दिख रहे हैं यही है विजय शांपला, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आइए इनके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर विजय शांपला को नियुक्त किया गया है। विजय शांपला वर्ष 2004 से 2019 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास और उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो है वो वर्ष 2004 में की गई थी और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजय शांपला को चुना गया है। इसी के साथ चलता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने दिया फिनो पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा? तो जो है आरबीआई ने दिया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत फिनो पेमेंट बैंक को वाणिज्य बैंक में अपग्रेड किया है। सितंबर 2020 के तिमाही में फिनो पेमेंट बैंक ने 10.9 करोड़ रुपए की वृद्धि दर से प्रगति की ओर फिर 1.9 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। फिनो पेमेंट बैंक के वर्तमान सीईओ जो है ऋषि गुप्ता है और फिनो बैंक की स्थापना जो हुई थी फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 2006 में हुई थी। ठीक है, तो किस बैंक ने दी है? आरबीआई ने। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किनके जीवन पर आधारित पुस्तक स्टोरीज आई मस्ट टेल हुई लॉन्च? तो किनके जीवन पर? तो कबीर वेदी यही है। कबीर वेदी जिनके जीवन पर आधारित पुस्तक स्टोरी आई मस्ट टेल पर हुई लॉन्च की गई है। ठीक है, देखिए, भारत के प्रसिद्ध अभिनेता कबीर वेदी के जीवन पर आधारित पुस्तक स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी का विमोचन किया है। तो इसका विमोचन किसने किया है? तो एक्टर इमोशनल जर्नी ने इसका विमोचन किया है। इस पुस्तक को अप्रैल 2021 में ऑफिशियल रूप से रिलीज किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने अपने कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा की है। यह पुस्तक उनके भारत, यूरोप और हॉलीवुड के फिल्म सफ़र एवं उनके शादी तक तलाक तक के सभी संबंधों को दर्शाती है। ठीक है, तो ये जो है स्टोरीज आई मस्ट टेल जो है किनके जीवनी पर आधारित है? तो ये जो है कबीर वेदी के जीवनी पर आधारित है, जो कि यही है कबीर वेदी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने लॉन्च किया नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड? तो जो है आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। तो देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईसीआईसीआई बैंक ने भुगतान प्रणाली को मजबूत करने एवं नागरिकों को वन स्टॉप तक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से नम्मा चेन्नई
स्मार्ट कार्ड, ठीक है, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड शुरू करने की घोषणा की है। आईसीआईसीआई बैंक ने इसके लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी कि सीसीसी और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि सीएससीएल के साथ समझौता किया है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके जो एमडी और सीईओ जो है वो संदीप बख्सिंग है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 में हुई थी। तो किसके? आईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में। इसके सीईओ और एमडी जो है संदीप बख्सिंग है और इसके मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस बल में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का कौन सा कितनावा राज्य बना? ठीक है, तो ये जो चौथा राज्य बना है, ठीक है, उत्तराखंड। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य जो है पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बना है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड की पहली महिला कमांडो फोर्स दस्ता पुलिस बल में शामिल किया है, ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर जो है वो बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून, ठीक है। तो ये कौन सा कितना स्थान पर बना है देश का? तो ये चौथा स्थान पर शामिल किया गया है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन बना कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश? तो वो जो है वो घाना देश जो है वो बना है कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पश्चिम अफ्रीका देश घाना कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। कोवैक्स कोविड टीका एस्ट्रेजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरा विकसित एवं सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित से 6 लाख खुराकों को राजधानी अर्का में हाल ही में डिलीवर किया गया है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में कोवैक्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है कम और मध्यम आय वाले देशों को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए दवा मुहैया कराना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है कम और मध्यम आय वाले देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जो है वो महामारी से लड़ने के लिए जो है दवा मुहैया कराना है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पाई गई अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति? तो ये जो दिख रही है ये अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में, तो कहाँ पे? तवांग जिले में एक अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है तवांग, वहीं पे अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति हिमालयी सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। तो ये जो है सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है जिसका क्रेमथोडियम इंडिकम रखा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? क्रेमथोडियम इंडिकम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खाड़ू है। कौन है? पेमा खाड़ू। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का
परसेवेरेंस परसेवेरेंस रोवर ने मंगल ग्रह से कितने सेकेंड का पहला ऑडियो संदेश भेजा है? तो वो जो है 10 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 10 सेकेंड का ऑडियो संदेश भेजा है। देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए उनके अंतरिक्ष रोवर परसेवेरेंस ने मंगल ग्रह से 10 सेकेंड का पहला ऑडियो संदेश भेजा है। इस मिशन के कैमरा और माइक्रोफोन सेक्शन इंजीनियरिंग टेव क्रूएल के अनुसार 10 सेकेंड के इस फ्लिप में बहुत धीमी और मामूली आवाज़ सुनी जा सकती है। नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी है और नासा की स्थापना जो हुई थी वो है 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कौन बने OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO? तो वो जो है गौतम ठाकुर जो है वो बने हैं OLX ऑटो के नए ग्लोबल CEO। OLX ग्रुप ने OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO के रूप में गौतम ठाकुर को नियुक्त किया है। गौतम ठाकुर एशिया, अफ्रीका, लाटम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4000 से अधिक कर्मचारियों के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का नेतृत्व करेगा। 15 मार्च 2021 से गौतम ठाकुर OLX ऑटोज के ग्लोबल CEO के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। तो यही है कौन? गौतम ठाकुर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य में शुरू किया गया ई परिवहन व्यवस्था? तो वो जो है हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है ई परिवहन व्यवस्था। देखिए, भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए SDM और RTO के दफ्तर के चक्कर न काटने के उद्देश्य से इस ई परिवहन व्यवस्था को लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के लोग घर बैठे ही कंप्यूटर, लैपटॉप से मोबाइल पर हिमाचल परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइवरी लाइसेंस बनवा सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह का बहुत ही अच्छा हिमाचल प्रदेश ने कार्य किया है, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो है ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए SDM और RTO के दफ्तर के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है व्यवस्था लॉन्च की गई है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लेखक गुलाब कोठरी ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? तो उस पुस्तक का नाम है मानस और बिहेवियर पुस्तक। ठीक है, तो ये इसके लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। ठीक है, गुलाब कोठारी। देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रबंधन संपादक गुलाब कोठारी ने अपनी नई पुस्तक मानस और बिहेवियर यानी कि टूथ ऑन टूथ का विमोचन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने जीवन के बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें सत्य एवं असत्य के अहम किरदार को भी व्यक्त किया गया है, जो कि प्रत्येक मानव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये जो है इराकली गरीब साविली बने हैं। ठीक है, गरीब साविली जो है वो जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि यही हैं, इराकली गरीब साविली। ठीक है, देखिए, जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इराकली गरीब साविली को नियुक्त किया गया है। गरीब साविली ने इसके साथ अपने पहले 100 दिनों में जॉर्जिया के लिए दीर्घकालीन
विकास रणनीति बनाने का संकल्प लिया है। जॉर्जिया देश की राजधानी जो है वो तिबिलिसी है और जॉर्जिया देश की मुद्रा जो है वो जॉर्जियाई लारी है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन बने फुलटर्न इंडियन क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ और एमडी? तो वो जो है शांतनु मित्रा, ये जो दिख रहे हैं यही है शांतनु मित्रा, जो कि फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए, फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ और प्रबंधक निदेशक के रूप में शांतनु मित्रा को नियुक्त किया गया है। शांतनु मित्रा को स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक में काम करने का लगभग 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ठीक है, इनके अलावा वह भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में कंपनी के विभिन्न ब्रांचों के पदों पर भी कार्यरत रह चुके हैं। फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1994 में, वर्ष 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो कौन बने हैं फुलटर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ? तो शांतनु मित्रा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के जेल को मिला देश के नंबर 1 जेल का खिताब? तो वो जो है राजस्थान। राजस्थान जेल के जो है देश का नंबर 1 जेल का खिताब मिला है। क्यों मिला है आइए जानते हैं। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार राजस्थान के जेलों को देश भर की नंबर 1 जेल का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के जेल पिछले साल इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर था। तो पिछले साल कितने पे था? 12वें स्थान पर था। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के सहयोगी संगठन सेंट्रल फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज के द्वारा प्रकाशित की जाती है। राजस्थान की जेल को 10 में से 6.32 अंक मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर तेलंगाना की जेलों को 10 में से 5.69 अंक मिले हैं। तो पहले पे जो है राजस्थान है और दूसरे पे तेलंगाना राज्य है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कहाँ आयोजित हुई खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण? तो ये जो है गुलबर्ग में आयोजित की गई है। तो ये जो दिख रहा है यही है गुलबर्ग का दृश्य। 26 फरवरी से 22 मार्च के बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित कराया गया। तो गुलबर्ग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेगा स्पोर्ट इवेंट में लगभग देश भर के कुल 1200 एथलीट हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया गेम्स में आइस हॉकी, स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, बोर्डिंग, स्की माउंटेनियरिंग और आइस स्टॉक इत्यादि खेल शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान जो है उपराज्यपाल वो है मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? गुलमर्ग में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन बने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष? तो जो है दुष्यंत चौटाला। कौन बने? दुष्यंत चौटाला। देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI के नए अध्यक्ष पद पर दोबारा से दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मानित से दुष्यंत चौटाला को अगले 4 सालों के लिए TTFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था वो वर्ष 1926 में हुआ था। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? दुष्यंत चौटाला को, जो कि यही है दुष्यंत चौटाला। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने लॉन्च की कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन? तो वो जो है चंडीगढ़ राज्य ने लॉन्च की है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत के किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए चंडीगढ़ राज्य में कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान का पता लगाने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए, कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन के तहत व्यक्ति को सबसे पहले 4 कैटेगरी जल, ऊर्जा, अपशिष्ट और उत्पादन और परिवहन की जानकारी में भरनी होगी, जिसके आधार पर यह काम करेगी। कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैस विशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अध्ययन करेगा। तो ये जो है वो किस राज्य में एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है? तो वो चंडीगढ़ राज्य में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दिया 21 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकुशी पदक पुरस्कार? तो ये जो बांग्लादेश ने दिया है। किस देश ने? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये जो दिख रही हैं यही है यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में आयोजित 21 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रतिष्ठित एकुशी पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है। एकुशी पदक पुरस्कार 21 फरवरी को आयोजित बांग्लादेश के भाषा आंदोलन के शहीदों को सम्मानित करने के लिए मनाए जाने वाले दिवस के उपलक्ष्य में जारी दिया गया। एकुशी पदक पुरस्कार बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुस्तक के विजेताओं को स्वर्ण पदक के साथ 4 लाख टीके और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस देश ने दिया है? तो बांग्लादेश ने। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश में पाया गया एवियन फ्लू यानी कि H5N8 स्ट्रेन का पहला मामला? तो वो जो है रूस में पाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है रूस देश में एवियन फ्लू H5N8 स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। इस संबंध में रूस ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित कर दिया है। एवियन फ्लू H5N8 स्ट्रेन अत्यधिक संक्रामक है, जो कि मुख्यतः पक्षियों के लिए घातक होता है, परंतु मनुष्य के लिए इस स्ट्रेन का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये किसके लिए घातक है? तो पक्षियों के लिए, मनुष्य के लिए ज़्यादा नहीं है। इस देश के वर्तमान प्रेसिडेंट जो है वो व्लादिमीर पुतिन है। तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और इसकी राजधानी जो है, रूस की राजधानी जो है वो मास्को है। और रूस के प्रधानमंत्री जो है वो मिखाइल मुस्तीन है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कौन बने भारत के नए सैनिक अभियान के महानिदेशक यानी कि DGMO? तो वो जो है BSF राजू। ये जो दिख रहे हैं यही है BSF राजू, जो कि भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक बने हैं। देखिए, श्रीनगर के चिनार
कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल BS राजू को भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि DGMO का नियुक्त किया गया है। वहीं बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान चलाने वाले चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे लेंगे। ठीक है, BSF राजू भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह की जगह लेंगे। वहीं परमजीत सिंह को सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? BSF राजू को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने लॉन्च की द इपिक बैटल ऑफ लंगवाला पुस्तक? तो किसने लॉन्च किया? भरत कुमार ने लॉन्च किया द इपिक बैटल ऑफ लंगवाला पुस्तक। देखिए, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मार्शल भरत कुमार ने अपनी नई पुस्तक द इपिक बैटल ऑफ लंगवाला लॉन्च की है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एयरफोर्स म्यूजियम में द इपिक बैटल ऑफ लंगवाला पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में मार्शल भरत कुमार ने लोगेवाला की लड़ाई में भारत एयरफोर्स के महत्वपूर्ण किरदार और पाकिस्तान की कमियों पर विस्तार से चर्चा की है। किस पुस्तक में? द इपिक बैटल ऑफ लंगवाला। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2020 में रहा भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी के स्थान पर? तो वो जो है चीन रहा। कौन देश रहा? चीन रहा है। देखिए, चीन वर्ष 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ भारत के साथ व्यापारिक भागीदारी में तेजी अर्जित की है। वर्ष 2020 में भारत के साथ चीन ने सबसे अधिक व्यापार किया है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे स्थान पर रहा है। भारत के वर्ष 2020 में $77.7 बिलियन और भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार $75.9 मिलियन का व्यापार रहा है। तो देखिए, भारत के जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो ये है और शी बीजिंग है, और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है, और भारत के राष्ट्रपति जो है वो राजनाथ कोविंद है। ठीक है, और ये जो है 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारी भागीदारी के स्थान पर कौन रहा है? तो चीन रहा है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कब आयोजित होगा ग्लोबल बायो इंडियन का दूसरा संस्करण? तो वो जो है 1 से 3 मार्च के बीच में जो है वो आयोजित होगा ग्लोबल बायो इंडिया का तीसरा संस्करण। ठीक है, देखिए 1 मार्च से 3 मार्च तक भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण की थीम जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग लाइव एंड टैग लाइड लाडन बायोसाइंस टू बायोकेनॉमी रखा गया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का भागीदारी राज्य जो है कर्नाटक होगा, जबकि भागीदारी देश स्विट्जरलैंड को नामित किया गया है। अगर राज्य की बात करें तो वो कर्नाटक होगा, और देश की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड होगा। तो आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण कब होगा? 1 से 3 मार्च के बीच। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए वन लाइनर रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, OLX ऑटो के नए ग्लोबल CEO कौन बने हैं? तो गौतम ठाकर। और देखिए,
अगला प्रश्न है कि कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो चंडीगढ़। विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वो एक कवि थी। ठीक है। भारत के किस राज्य को पहले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो जो है असम है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आत्मकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो वो है दिल्ली। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 17वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है? तो वो जो भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है कि एशिया विकास बैंक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो उचोंग उम को। अगला प्रश्न है कि भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर किस देश ने रोक लगाई है? तो वो जो है अमेरिका। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु 60 साल बढ़ाई है? तो वो जो तमिलनाडु। अगला है किस राज्य ने राष्ट्रीय स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज आयोजित किया है? तो वो है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि एको जनरल इंश्योरेंस ने ऑटो पॉलिसी फ्रॉड की जांच के लिए किस राज्य की पुलिस के साथ समझौता किया है? तो वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि लॉन्च पुस्तक मानस अवर बिहेवियर के लेखक कौन है? तो गुलाब कठौरी। किस राज्य ने 1000 मेगावाट की नोवेली नई थर्मल पावर परियोजना लॉन्च की है? तो वह है तमिलनाडु राज्य। अगला किस राज्य में 709 मेगावाट की NLCIL की सौर ऊर्जा परियोजना लॉन्च की है? तो वह है तमिलनाडु। अगला है कि भारत सेना कब से मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म SAI का उपयोग करेगी? तो 1 अप्रैल 2021 से। जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराकिल करीब शाविली। अगला प्रश्न है किस देश में न्यू मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बारगेनिंग कोड पारित किया है? तो जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। इसमें अगला प्रश्न है कि ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो 1 से 3 मार्च के बीच। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच सिलीगुड़ी ढाका ट्रेन सेवा शुरू होगी? तो वो जो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की है? तो वो जो है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के पहल के तहत कितनी विरासत स्थलों को स्वच्छ इकोनॉमी आइकॉनिक डेस्टिनेशन में बदला जाएगा? तो वो जो है 12। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे तेजी से यानी कि 400 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र चंद्र अश्विन। तो इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।